मुझे बंगले की इमारत के अकबी हिस्से की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते दो धुंधले हयूले देखने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ी। वो दोनों बज़ाहिर बंगले की इमारत का बगौर जायजा लेते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। जैसा कि हमने अंदाजा लगाया था, वो दोनों जल्द ही जीने की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं देख रहा था कि वो कुछ हटकर गालिबन आपस में मशवरा कर रहे हैं। इतनी बराए नाम रोशनी में अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उनके हाथों में पिस्तौल या रिवॉल्वर मौजूद है या नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे इस्तराब में इजाफा हो रहा था। मुझे यकीन था कि कुछ ही देर में ये दोनों जीना चढ़कर राहदारी में दाखिल होने का फैसला कर लेंगे। वो दोनों बंगले की इमारत के 3 अतराफ का जायजा लेकर यहाँ पहुंचे थे और उन्हें बंगले में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिला था, जबकि वो बखूबी जानते थे कि वो दोनों अफराद यकीनी तौर पर बंगले में दाखिल हुए हैं, जिनके ताक़ुब में वो 4 दीवारी फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं। तभी मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मैं चौंक उठा। दोनों हयूलों में से एक जीने की तरफ बढ़ने लगा, जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहा। उन दोनों की तरफ से ये हरकत हैरान कुन नहीं थी। बस इतना था कि हमने इस इम्कान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ताहम अब मुझे अपने मंसूबे में फौरी तब्दीली लाने की जरूरत थी। मेरे लिए साजगार बात यह थी कि वो खुफिया वाला यकीनी तौर पर पूरी तरह जीने के ऊपरी हिस्से की तरफ मुतवज्जे होगा। उसे इंतजार होगा कि उसका साथी राहदारी का जायजा लेकर उसे सूरत हाल से आगाह करेगा, ताकि उसके बाद ये भी ऊपर चला जाए या ऊपर जाने वाला भी वापस लौट आए। मैंने दूसरे हयूले को मोहतात अंदाज में जीना चढ़ते देखा। वो निस्फ सीढ़ियां ही चढ़ा होगा कि मैं हरकत में आ गया। किसी हलाकतगर सांप की तरह बेआवाज रेंगते हुए मैं कोहनियों के बल आगे बढ़ा और थोड़ा आगे पहुंचकर एक बार फिर जमीन से सीने के बल चिपक गया। इस दौरान मैं ऊपरी मंजिल की तरफ जाने वाले का हयूला जीना चढ़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसने वहां ठहर कर राहदारी का जायजा लिया और पलटकर अपने साथी को कोई इशारा किया। मैंने उसकी राहदारी में दाखिल होकर नजरों से ओझल होने का इंतजार किया और एक बार फिर हद्दुल इम्कान तेजी लेकिन खामोशी से क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 8-9 कदम आगे बढ़कर मैं ठहर गया और सामने खड़े शख्स के हयूले का बगौर जायजा लिया। मैंने अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान एहतियात से काम लिया था, मगर कुछ लोगों की छठी हिस्स कुछ ज्यादा ही बेदार हुआ करती है। उन्हें कोई मशकूक चीज सुनाई या दिखाई न भी दे तो उन्हें अपने आसपास कुछ गड़बड़ होने का एहसास बेचैन कर देता है, जबकि मैं तो उससे अब बमुश्किल 6-7 कदम के फासले पर था। वो पलटकर बगौर जायजा लेता तो शायद मेरा हयूला भी उसे नजर आ जाता। वो अब मेरी पहुंच में था। मैंने सोचा कि कुछ देर मजीद इंतजार करूं, मगर फिर मुझे लगा कि मजीद वक्त गंवाना बेसूद है। मुझे जो कुछ करना है फौरन कर डालना चाहिए। इस फैसले पर पहुंचते ही मैं हल्की सी आहट पैदा किए बगैर अपने बाजुओं के बल उठा और पैर समेटकर उकड़ूं बैठ गया। फिर मैंने अपने बरेटा की नाल मजबूती से दाएं हाथ की गिरफ्त में जकड़ी और तोप के गोले की तरह उस शख्स की तरफ लपका। मैंने अपने कदमों की धमक छुपाने की कुछ ज्यादा कोशिश न की थी, लिहाजा शायद आहट पाकर उसने पलटने की कोशिश की, मगर उसने देर कर दी। मैंने झपट कर उसकी गर्दन इस तरह अपने बाएं बाजू से जकड़ी कि मेरी हथेली उसके मुंह पर जम गई और ऐन उसी वक्त बरेटा का दस्ता उसकी कनपटी से टकराया। मैंने जर्ब की शिद्दत ज्यादा नहीं रखी थी, मगर उसका हट्टा कट्टा जिस्म जिस तरह मेरे बाजुओं में एकदम ढीला पड़ा था, उससे मुझे खदशा महसूस हुआ कि कहीं मैंने उसकी खोपड़ी ना चकनाचूर कर डाली हो। मैंने उसे जमीन पर लिटाया और बरेटा बाएं हाथ में थाम कर दाएं हाथ से उसके नथनों और दहाने का जायजा लिया। मुझे लहू की गाढ़ी नमी महसूस नहीं हुई। कदरे नाहमवार अंदाज में सही उसकी सांसें भी चल रही थीं। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। मुझे उसके पास से कोई हथियार नहीं मिला। हो सकता है आसपास ही कहीं पड़ा हो और अंधेरे में मुझे दिखाई न दिया हो। बहरहाल फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे वहीं पड़ा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मुझे अब जल्द से जल्द जीना चढ़कर ऊपर पहुंचना था, ताकि मेरे हाथों खाक चाटने वाले खुफिया के कारिंदे के दूसरे साथी को भी अकब से अचानक हमला करके मार गिराऊं। मगर इससे पहले कि मैं जीने की तरफ कदम बढ़ाता, वही हयूला एक बार फिर मुझे जीने के ऊपरी प्लेटफॉर्म पर दिखाई दिया। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद को छुपाने का मौका ही न मिल सका। इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करता, उस शख्स ने हाथ हिलाकर गालिबन मुझे अपने पास ऊपर आने का इशारा किया और फिर मुड़कर राहदारी में गुम हो गया। मेरा तेजी से धड़कता दिल खुशी से झूम उठा। नाकाफी रोशनी और उस शख्स के आसाबी तनाव और हिजान ने मुझे बर वक्त मदद फराहम की थी। वो मुझे अंधेरे में अपना ही साथी समझा होगा। अब किसी तवक्कुफ की गुंजाइश नहीं थी। मैं तेजी से लगभग दौड़ते हुए जीने के पास पहुंचा और फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरा बरेटा अब भी नाल की तरफ से मेरी गिरफ्त में था। मैं ऊपरी प्लेटफॉर्म पर एक लम्हे के लिए भी नहीं ठहरा। कम तारीकी में वो मुझे पहचान कर चौंक सकता था।
राहदारी की मुकम्मल तारीकी में कुछ ही आगे बढ़ा था कि मैंने एक सरगोशी सुनी। कोई गुजराती लहजे में हिंदी बोलते हुए कह रहा था, यहाँ 3 दरवाजे हैं जिनमें 2 बंद हैं, परंतु ये वाला खुला हुआ है। जबान खोलना खतरनाक था, मगर कुछ न कुछ बोलना मजबूरी थी। मैंने बहुत धीमे ही लहजे में कहा, अंदर चलो, देखा जाएगा। मैंने अपनी आवाज इतनी कम रखी थी कि उसे अल्फाज का मतलब शायद ही समझ आया हो। मेरी खुशकिस्मती कि उसने अधूरे अल्फाज से मफहूम समझ लिया और कहा, गन तैयार रखो, मैं अंदर जाकर टॉर्च। मैं इस दौरान में जानबूझकर उसके इतना करीब हो गया कि मेरा जिस्म उसके जिस्म से छू रहा था। मैंने उसके दाएं हाथ के जाविये से अंदाजा लगाया कि उसने पिस्तौल या रिवॉल्वर सौंत रखा है। ये जुमला बोलते हुए वो जैसे ही कमरे के दरवाजे की तरफ मुड़ा, मैंने बरेटा के दस्ते से अंदाजन उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर अचानक खासे जोर से जरब लगाई। उसके हलक से हिचकी और चीख से मिलती जुलती आवाज निकली, मगर अगले ही लम्हे वो आगे की तरफ झुका और दरवाजे से टकरा गया। खुशकिस्मती से मेरा अंदेशा गलत साबित हुआ कि पिस्तौल के दस्ते की जरब लगने से लबलबी पर उसकी उंगली का दबाव बढ़ने से गोली चल सकती है। इस दौरान में उसका जिस्म टकराने से दरवाजा खुल गया और वो शख्स कमरे के अंदर जा गिरा। वो जैसे ही मुंह के बल फर्श पर ढेर हुआ, कमरे में रोशनी हो गई और किसी ने गरजदार आवाज में कहा, हैंड्स अप, डोंट मूव। वो इफ्तिखार महमूद थे। उस शख्स को रेत के बोरे की तरह अपने सामने गिरता देखकर उन्होंने अपनी वार्निंग अधूरी छोड़ दी। एंड उसी वक्त असलम ने कहा, ये कौन है, क्या हुआ इसे? इस पर इफ्तिखार महमूद ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा, शट अप, चेक करो इसे, ये तो मुझे नॉकआउट लग रहा है। वो दूसरा कहाँ है? एन उसी वक्त मैंने आवाज लगाई, सब ठीक है सर, उसे मैंने नॉकआउट किया है, दूसरा भी नीचे मुंह के बल पड़ा है। इतना कहकर मैं दरवाजे में पड़े दरअंदाज को फलांग कर कमरे में दाखिल हो गया और उसे घसीट कर एक तरफ करने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। अपना बरेटा लिबास में उड़सते हुए मैं इफ्तिखार महमूद और असलम अली की तरफ मुतवज्जे हुआ तो वो दोनों भी अभी हैरानी के झटके से पूरी तरह नहीं संभले थे। असलम अली ने मेरी बात दोहरा कर तस्दीक चाही। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा असलम भैया? ये गेंडा तो सामने ही पड़ा है, दूसरा भैंसा सही सलामत बाहर मौजूद होता तो क्या वो मुझे यहाँ आने का मौका देता? उनके चेहरे पर यकलख्त इत्मीनान दिखाई देने लगा। मैंने वजाहत की, कहा, दरअसल उन दोनों ने फैसला किया था कि एक ऊपर आकर जायजा लेगा और दूसरा नीचे रहकर उसकी तरफ से सूरत हाल के मुताबिक इशारा मिलने का इंतजार करेगा। मैंने मौका मुनासिब जानकर नीचे वाले को मार गिराया, मगर इतने में ये वापस पलटा। खुशकिस्मती से अंधेरे की वजह से ये मुझे अपना ही साथी समझा और मुझे अपने पास बुलाकर दोबारा राहदारी में आ गया। इसकी गलत फहमी का फायदा उठाकर मैंने इसकी खोपड़ी भी बजा डाली। बस इतनी सी बात है। मेरी बात मुकम्मल होते ही इफ्तिखार साहब ने खुशी और जोश के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, फैंटास्टिक, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें एक्शन में देखने का मौका मिल गया। वंडरफुल बॉय। मैंने कहा, थैंक यू सर, मुझे कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई, अलबत्ता ये खतरा जरूर है कि इनकी खोपड़ियां न चटक गई हों। नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा था, बस अंदाजे से वार किए हैं। मेरी बात सुनकर इफ्तिखार साहब ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ओहो, जरब मोहलक साबित हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। इनकी बेहोशी लंबी हो गई या ये मर गए तो हम इनकी जबान कैसे खुलवाएंगे? इस दौरान में असलम अली फर्श पर ढेर शख्स का जायजा ले रहा था। इफ्तिखार साहब भी उसके पास बैठकर नब्ज और सांस की आमदोरफ्त जांचने लगे तो मैंने कहा, सर आप इसे देखें और हो सके तो होश में लाने की कोशिश करें। मैं असलम भाई के साथ जाकर इसके साथी को भी उठा लाता हूँ। उन्होंने अस्बात में सर हिला दिया। उसके साथ ही असलम अली उठ खड़ा हुआ। हम दोनों बाहर का जायजा लेकर सब ठीक होने का यकीन कर लेने के बाद अहाते में पहुंचे। वो शख्स उसी जगह पड़ा हुआ था। असलम अली ने पहले मेरे साथ मिलकर उसका सरकारी पिस्तौल ढूंढा, फिर उसने उठाने से पहले उसकी नब्ज का जायजा लिया और फिर लगभग फौरन ही पुरजोश लहजे में बोला, ये तो मुझे खासी बेहतर हालत में लग रहा है। मेरा अंदाजा गलत नहीं तो ये ज्यादा देर बेहोश नहीं रहेगा। मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है, चलो इसे जल्दी से ऊपर ले चलते हैं। वो शख्स खासा भारी भरकम था, मगर हम जैसे तैसे उसे ऊपर कमरे में ले गए। इफ्तिखार साहब बदस्तूर अपने मरीज का तिब्बी मुआयना कर रहे थे। वो उसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर चुके थे। हमें देखकर उन्होंने कहा, ये तो अच्छा खासा मुश्तंडा है, इसे भी इधर ही डाल दो। हमने उस बोझ से जान छुड़ाई तो इफ्तिखार साहब संजीदा लहजे में बोले, यार ये तो लगता है लंबा ही गया। पिस्टल के बट ने इसकी खोपड़ी अंदर तक हिला दी है। असलम अली ने अपना सांस काबू में करने की कोशिश करते हुए कहा, फिक्र न करें सर, ये वाला बदमाश मेरे अंदाजे के मुताबिक ज्यादा गहरी बेहोशी में नहीं है। हम पानी के छपके मारेंगे तो जल्द ही होश में आ जाएगा। मैंने कहा, असलम भाई ठीक कह रहे हैं, मैंने इसे जांच कर जरब लगाई थी। इफ्तिखार साहब ने मसरूर लहजे में कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है।
मगर पानी के छपके मारने की जरूरत नहीं है। असलम, तुम उल्टे हाथ से इसका मुंह और सीधे हाथ से इसकी नाक बंद करो। अगर इसके दिमाग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा तो ये अभी होश में आ जाएगा। एन उस वक्त मैंने मुदाखलत की, कहा सर मेरा मशवरा ये है कि पहले इन दोनों की तलाशी ली जाए ताकि तस्दीक हो जाए कि ये हमारे अंदाजे के मुताबिक वाकई खुफिया के एजेंट हैं, कहीं कोई डाकू लुटेरे तो नहीं है। इस तरह हम इनकी शनाख्त से भी आगाह हो जाएंगे और हमें इनसे पूछगिछ का आगाज करने में आसानी होगी। मेरी बात सुनकर इफ्तिखार साहब चौंके। बोले तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। मैं इतनी देर से इस लफंगे की नब्ज टटोल रहा हूँ मगर इसकी जेबें खंगालने का ख्याल नहीं आया। लगता है रिटायरमेंट लेकर घर बैठने का वक्त करीब आ रहा है। असलम, तुम इन दोनों के लिबास की सारी जेबों की अच्छी तरह तलाशी लो और इनके जिस्म भी टटोलो। उसके बाद जो कुछ निकले उसे कालीन पर रख दो। असलम ने बॉस की हिदायत पर हर्फ बहर्फ अमल किया और उन दोनों के पास से वाकई खुफिया इदारे के जारी करदा शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिए। उनके पास से चंद इजाफी गोलियां और नकदी भी बरामद हुई। ताहम हमें असल दिलचस्पी उनकी शनाख्ती दस्तावेज पर दर्ज कवायफ से थी। वो दोनों निचले मुतवस्सत दर्जे के कारिंदे थे। उनमें से मेरे हाथों अहाते में खाक चाटने वाला निस्बतन छोटा ओहदेदार था। उसका नाम संदीप देसाई था। ऊपर छानबीन के लिए आने वाले उसके सीनियर का नाम विक्रम त्रिवेदी था। मैंने देखा कि मेरे हाथों अंटा कफील होने वाले दोनों अफराद के खुफिया के कारिंदे होने की तस्दीक के बाद इफ्तिखार महमूद की कुशादा पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गईं। इस इंकिशाफ के बाद से मेरा जहन भी तेजी से सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। मामला वाकई गंभीर है। ये दोनों बिलाशुबा इफ्तिखार साहब ही का ताकुब करते हुए यहाँ तक पहुँचे होंगे। उन्होंने बंगले में घुसकर सख्त हिमाकत का इर्तिकाब किया है और इनकी यही बेवकूफ़ी हमारे लिए गैबी इमदाद बन गई है और हम इन्हें मार गिराने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये दोनों इफ्तिखार साहब की मंजिल से वाकिफ होने के बाद वापस पलट जाते और उनका इदारा हमारे ठिकाने और यहाँ इफ्तिखार साहब की मौजूदगी से वाकिफ होने के बाद बंगले पर छापा मार देता तो हम सबको संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ जाता। खुसूसन इफ्तिखार साहब का उनके हाथ लगना हमारे दफ्तर खारजा के लिए सख्त मसाइल खड़े कर सकता था। मैंने अपने अंदाजों की तायद या तरदीद के लिए इफ्तिखार साहब से सवाल करने का सोचा मगर फिर अपना इरादा तर्क कर दिया। अगर मुनासिब समझा तो ये खुद ही बता देंगे। उधर असलम अली अपने बॉस की हिदायत के मुताबिक एक मजबूत डोरी के जरिए संदीप देसाई के दोनों हाथ अकब में जकड़ने के बाद होश में लाने का अमल शुरू कर चुका था। सांस रुकते ही उसके जिस्म ने जोरदार झुरझुरी ली और फिर 2-3 हल्के से झटके खाने के बाद उसकी आंखें खुल गईं। उसके साथ ही असलम अली ने उसकी नाक और मुंह से हाथ हटा लिए। संदीप कुछ देर गहरे गहरे सांस भरता रहा। साफ लग रहा था कि वो अभी अपने हवास में नहीं है। फिर बिलाखिर उसके हलक से एक कर्बनाक कराह खारिज हुई और उसने चौंक कर अपने आसपास का जायजा लिया। इत्तेफाक से उसकी निगाह सबसे पहले महज 1.5 फुट की दूरी पर मेरे हाथ में जकड़े बरेटा की खूंखार बेरहमी से घूरती नाल पर पड़ी। अगले ही लम्हे उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। ऐन उसी वक्त इफ्तिखार साहब ने भारी गूंजदार लहजे में कहा, डरो मत संदीप देसाई, तेरे अंतिम संस्कार में अभी कुछ समय बाकी है। संदीप ने पिस्तौल से नजरें हटाकर जल्दी से उनकी तरफ देखा। इफ्तिखार साहब के चेहरे पर उसे अजीब सफाक मुस्कुराहट दिखाई दी होगी। उसने घबरा कर आसपास नजरें दौड़ाईं। मेरे और असलम अली के चेहरे का जायजा लेने के बाद उसकी नजरें फर्श पर बेसुध पड़े विक्रम त्रिवेदी पर जम गईं। मुझे लगा उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। उसने हकलाते हुए कहा, ये इफ्तिखार साहब ने उसकी बात काट कर खूनी लहजे में कहा, अबे खुफिया का एजेंट होकर चूहे जैसा डरपोक क्यों है तू? अभी जीवत है तेरा बॉस त्रिवेदी। अपने नाम के बाद इफ्तिखार साहब की तरफ से अपने अफसर का नाम सुनकर भी वो चौंका। इफ्तिखार साहब ने उसकी हवास बाख्तगी से फायदा उठाने के लिए उसके आसाब पर संगबारी जारी रखी। बोले, अब तू सच सच बता, तुम दोनों यहाँ क्यों घुसे हो? हमें पता है तुम दोनों सादा कपड़ों वाले पुलिस अधिकारी हो, किसे पकड़ने आए हो यहाँ? इफ्तिखार साहब की जबान से ये अल्फाज सुनकर यकलख्त संदीप के औसान बहाल होते दिखाई दिए। उसने अपने लहजे में तहक्कुम और रोब लाते हुए कहा, तुमको पता है हम स्पेशल पुलिस के ऑफिसर्स हैं, फिर भी तुमने हम पर हाथ उठाने की हिम्मत कर डाली। लगता है तुम दोनों का दिमाग ठीक नहीं है। अपने हथियार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना। इफ्तिखार साहब ने उसकी बात काटते हुए कड़क कर कहा, बकवास बंद करो। हमारे पीछे आकर तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तुम यहाँ से जिंदा सलामत वापस नहीं जा सकते। जानते हो ना मैं कौन हूँ? यही वो लम्हा था जब कुदरत यकलख्त हम पर मेहरबान हो गई। संदीप ने इफ्तिखार साहब का सवाल सुनकर बेसाख्ता नफी में गर्दन हिला दी थी। उसने बेख्याली में एतराफ कर लिया था कि वो इफ्तिखार साहब को नहीं पहचानता।
میں نے افتخار صاحب کی طرف دیکھا تو وہ پہلے ہی مانی خیز نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ انہوں نے دائیں آنکھ ہلکی سی بھینچی اور مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، تو سن لو، میں پونے کا سب سے خطرناک ڈان ہوں اور پولیس والوں کی ہتیا میرا شوق ہے، پرنتو تم اگر سچ بولو تو میں وچن دیتا ہوں کہ تمہاری جان بخشی کر دوں۔ خدا جانے سندیپ کو افتخار صاحب کی فی البدیہہ کہانی پر واقعی یقین آ گیا تھا یا اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس وقت حالات اس کے لیے حد درجے سازگار ہیں۔ اس نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، پوچھو بنواری لال جی، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں وچن دیتا ہوں کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ افتخار صاحب نے فخریہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر قدرے نرم لیکن بدستور تحکمانہ لہجے میں کہا، تم یہ بتاؤ کہ میں کہاں تم دونوں کی نظروں میں آیا تھا؟ میرا مطلب تم دونوں کہاں سے میرے پیچھے لگے تھے؟ میں پھر وارننگ دیتا ہوں، جیوت رہنا چاہتے ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ سندیپ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ قدر توقف کے بعد اس نے کہا، ہمیں شک تھا کہ تم پاکستانی ایجنٹ افتخار کے کارندے ہو۔ اس کے خاموش ہوتے ہی افتخار صاحب نے گرج کر کہا، بولتے رہو، تم کو یہ شک کیسے ہوا؟ سندیپ نے پجمردہ سے لہجے میں کہا، اصل میں ہم دونوں کل سے دوربین کے ذریعے افتخار صاحب کے گھر کے باہر والے حصوں اور گیراج کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آج شام ہم نے دیکھا کہ بنگلے کے پچھلے دروازے سے کوئی گیراج میں داخل ہوا ہے اور پھر واپس نہیں نکلا ہے۔ تریویدی جی نے تو تمہاری شکل و صورت بھی اچھی طرح دیکھ لی تھی۔ پھر ڈرائیور کے بھیس میں شام کو ڈیوٹی دینے والا ہمارا ساتھی خالی گاڑی لے کر اسے ٹھیک کروانے کے لیے ورک شاپ کی طرف روانہ ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ تم گاڑی کی ڈگی میں چھپے ہوئے ہو۔ اس سے ہمارا شک بڑھ گیا اور ہم نے تمہارا پیچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم ورک شاپ کے پاس چھپ کر انتظار کرتے رہے اور پھر جب تم کافی دیر کے بعد ورک شاپ سے نکلے تو ہم نے تمہاری ٹیکسی کا پیچھا کیا اور یہاں تک پہنچ گئے۔ میں نے عادتاً سندیپ کی سنائی ہوئی کہانی میں کوئی جھول اور اس کے انداز گفتگو میں کوئی بناوٹ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ این اسی وقت افتخار صاحب نے نظر بچا کر اسلم کی طرف دیکھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اس کے باوجود افتخار صاحب نے برفیلے لہجے میں کہا، خوب سوچ سمجھ کر زبان کھولو سندیپ جی، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کوئی جھوٹ پکڑا گیا تو کھوپڑی میں چھید بنانے میں ایک پل کی دیری نہیں کروں گا۔ تم نے دیکھ تو لیا ہوگا کہ باہر کا کمپاؤنڈ کتنا بڑا ہے۔ تمہاری لاش گڑھا کھود کر دبا دیں گے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ تم پر کیا بیت گئی ہے۔ بات مکمل کرتے کرتے ان کا لہجہ اتنا دہشتناک ہو گیا کہ مجھے سندیپ کے چہرے پر زردی کھنٹتی نظر آئی۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، کرشن بھگوان کی سوگند میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات کا وشواس نہ ہو تو تریویدی جی سے پوچھ لو۔ اس کی بات سن کر افتخار صاحب بے رحمی سے لبریز لہجے میں بولے، میرے خیال میں اس کی تو نیا پار لگنے والی ہے۔ میرے ساتھی نے پسٹل کا بٹ مار کر اس کی کھوپڑی چٹخا دی ہے۔ یہ سنتے ہی سندیپ کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا۔ اس موقع پر میں نے مداخلت مناسب سمجھی، کہا، اس پر اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہو بنواری بھیا؟ پولیس والا ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا تو جا کر اپنے بڑوں سے مخبری کرے گا۔ مجھے آگیا دیں، میں اس کی بھی کھوپڑی توڑ دوں گا۔ میری بات سن کر افتخار صاحب نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا، ایک تو تمہارے بھیجے پر ہر وقت خون سوار رہتا ہے، پہلے اس کا جھوٹ پکڑ میں تو آئے، پھر بے شک اسے باہر لے جا کر مار دینا اور دونوں کو ایک ساتھ دبا دینا۔ این اسی وقت اسلم علی نے کہا، میرا خیال ہے چھگن بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ان دونوں سے جلد از جلد جان چھڑا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ باتوں میں لگا کر ہمارا وقت برباد کر رہا ہو اور ان کا کوئی تیسرا ساتھی مزید نفری بلوانے گیا ہو۔ ایک بار پولیس کے گھیرے میں آ گئے تو ہمارا بچ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ خدا جانے اسلم نے یہ الفاظ واقعی سوچ سمجھ کر ادا کیے تھے یا صرف اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے سندیپ کو واضح طور پر چونکتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خوف سے پھٹی پھٹی نظروں سے افتخار صاحب کی طرف دیکھا۔ سندیپ کی کیفیت میں یہ تبدیلی ان کی نظروں سے بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ افتخار صاحب نے بلا تعمل اس قدر زور کا جھانپڑا اس کے منہ پر مارا کہ ہونٹوں کے گوشوں سے خون ٹپکنے لگا۔ ساتھ ہی وہ گرجے، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے بدھو بنانے کی؟ اب بھی سمے ہے، سچ بول دے ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا۔ افتخار صاحب کا لہجہ اتنا ہولناک تھا کہ سندیپ لرز اٹھا، مگر اس نے زبان بند رکھی۔ افتخار صاحب نے مجھے مخاطب کر کے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لگتا ہے سچ مچ یہ مر جائے گا مگر زبان نہیں کھولے گا۔ ٹھیک ہے چھگن، پسٹل کے دستے سے اس کی کھوپڑی توڑ دو، پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا بریٹا نال سے تھاما اور اسے سر سے بلند کرتے ہوئے سندیپ کی طرف جھکا۔ این اسی وقت اسلم بولا، ایک منٹ رکو چھگن بھیا، مجھے آخری بار اسے سمجھانے دو۔ یہ سن کر میں نے گویا اپنا ہاتھ روک لیا۔ تبھی اسلم نے اسے مخاطب کیا، بولا، دیکھو سندیپ جی، تم ایک ڈیوٹی کے پکے پولیس افسر ہو، پرنتو تمہاری مرتیو کے بعد سرکار تمہارے بال بچوں کو پالنے کا کشٹ مول نہیں لے گی، 4-5 ہزار روپیہ دے کر جان چھڑا لے گی۔
परंतु तुम सच बोल दोगे तो मैं वचन देता हूँ कि मेरा ये साथी तुम्हारी हत्या नहीं करेगा। आधी बात का तो हमें पता चल ही गया है, बाकी भी बताकर अपनी जान बचा लो। संदीप चंद लम्हों तक तजब्जुब के आलम में हमारी शक्लें देखता रहा, फिर उसने होंठ मजबूती से भींच लिए। मुझे वक्त तेजी से हाथ से फिसलता महसूस हो रहा था। हम लोग कुछ देर मजीद उसकी जबान न खुलवा पाए तो संगीन अंजाम से दो चार हो सकते हैं। मैं तेजी से करीब ही पड़े त्रिवेदी की तरफ झपटा और अपने बरेटा का दस्ता पूरी कुव्वत से हथौड़े की तरह उसकी खोपड़ी पर दे मारा। जरब इतनी जोरदार थी कि त्रिवेदी की खोपड़ी की हड्डी ही नहीं टूटी, फौलादी दस्ता भी अंदर धंस गया। ये भयानक मंजर देखकर संदीप के हलक से दहशत भरी चीख निकली। उसकी आंखें त्रिवेदी पर जमी हुई थीं और दोनों ढेले हलकों से बाहर उबलने के करीब थे। उसने हकलाते हुए कहा, तुमने ये क्या कर दिया? पुलिस अफसर की हत्या कर डाली। मैंने खूंखार लहजे में कहा, मैं केवल 10 तक गिनूंगा। तुमने सच नहीं उगला तो मैं तुम्हारा अभी यही हशर करूंगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर जर्दी खंड गई। मैंने महज चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद कहा, 1, और फिर कुछ ही तवक्कुफ के बाद पथरीले लहजे में बोला, 2। उसके साथ ही मैंने हथियार अपनी गिरफ्त में तोलते हुए गोया उसकी खोपड़ी का निशाना पक्का किया। उसकी दहशत भरी नजरें मेरे बरेटा पर जमी हुई थीं, जिसके दस्ते पर त्रिवेदी के कुछ बाल और शायद भेजी और खून का मलगूबा भी चिपका हुआ था। मैंने 3 तक गिना, तहम 4 कहने से पहले ही वो चीख उठा, ठहरो, तुम्हें कृष्ण भगवान की सौगंध, रुको, मैं बताता हूँ। इफ्तिखार साहब ने हाथ के इशारे से मुझे ठहरने को कहा और फिर गंभीर लहजे में कहा, यकीना समझदारों वाली बात, अब खुलकर बताओ। अब अगर झूठ बोला या दरमियान में चुप हुए तो ये छग्गन मेरे कहे बगैर अपने पिस्टल का बट तुम्हारी खोपड़ी में उतार देगा। कदरे हिचकिचाहट के बाद वो यकलख्त किसी मशीन की तरह बोलता चला गया, हम 3 जने तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आए थे। गाड़ी नथु कोली चला रहा था। जब हमें विश्वास हो गया कि तुम्हारा ठिकाना यही बंगला है तो हमने ये इत्तला सुनील गौरव जी को पहुँचाने के लिए उसे वापस भेज दिया।